हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 9th क्लास साइंस का पहला चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक है, तो जिन्होंने चैप्टर को अभी तक छुआ ही नहीं है तो भाई उनके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है। लेकिन जिनका चैप्टर हो चुका है अब वो चाहते हैं कि फटाफट से रिवाइज हो जाए और फिर रिकॉल हो जाए पूरे चैप्टर की चीजें। तो भाई चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग सबसे पहली चीज वही होगी मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट वी कैन सी, टच और फील अराउंड अस, उसको मैटर कहते हैं। कोई भी चीज, हवा है, पानी है, पेन है, बोतल है। ठीक है, तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज जिसमें वजन है, जो पार्टिकल से बना होगा, ऑफ कोर्स वजन होगा। ठीक है, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो उसके पास मास भी हो गया और वो कुछ ना कुछ जगह भी छेकेगा, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। मैटर के तीन टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के हिसाब से इसके तीन टाइप्स कर दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो यहाँ पर सॉलिड की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड के बहुत ही क्लोज होते हैं। द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर, जिसके लिए पार्टिकल्स का स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मिनिमम हियर। ठीक है, और हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट एंड हेंस द स्पेस इज मॉडरेट। गैसेस की बात करें, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जिसके लिए इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अगर मुझे डिफाइन करना है तो सर कैसे करूं? सॉलिड्स का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड का ना ही शेप बदलता है ना ही वॉल्यूम बदलता है, सो दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड्स हैव शेप डेफिनेट नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है कि भाई बाहर से 1 लीटर दूध लाया, घर में भी वो 1 ही लीटर है, 5 लीटर नहीं हो गया। ठीक है, अनलेस पानी मिला रहे हो तुम। सो डेफिनेट शेप नहीं है यहाँ पर, इनडेफिनाइट शेप है बट डेफिनेट वॉल्यूम है। शेप तो वो उसी वेसल का ले लेगा जिसमें उसको डाला जाएगा, लिक्विड को। अबाउट गैस, गैस में ना ही शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम। गैसेस को जैसे ही मान लो एक परफ्यूम का बोतल है, उसको खोला, उसके अंदर था वो 10-15 मॉलिक्यूल, निकल गया पूरे रूम में फैल गया, उसकी वॉल्यूम पूरे रूम की हो गई। तो यानी क्या है, गैसेस हैव इनडेफिनाइट शेप, इनडेफिनाइट वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं इनकी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी इसको हीट या कूल किया जाए तो क्या होगा, तो अगर सॉलिड को हम हीट करते हैं, उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाता है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड को हीट करके लिक्विड में बदलना। ठीक है, अगर लिक्विड को हीट करके मैं गैस में बदल रहा हूं तो उसको बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अभी मैं उल्टा बात करूं, अगर मैं गैस को कूल करके लिक्विड बनाऊं, जैसे ऊपर जाके वाटर वेपर, बारिश की बूंदे बनती हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड कूलिंग इज कंडेंसेशन, और लिक्विड को कूल करके सॉलिड बनाना तो क्या है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड कूल कर दिया तो दैट इज सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, कुछ कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको सब्लिमेटरी सॉलिड्स कहा जाता है, जो कि सब्लिमेशन दिखाते हैं। सब्लिमेशन क्या मतलब, हीट करोगे डायरेक्टली गैस में बदलेंगे, लिक्विड में नहीं बदलेंगे। जैसे ड्राई आइस हो गया, सॉलिड अमोनियम अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स हो गए, उनको हीट करेंगे तो डायरेक्टली वो गैस में बदलते हैं सॉलिड से। और उनके गैस को कूल किया जाएगा तो उसको डिपोजिशन कहते हैं, वो सीधे सॉलिड बनेंगे, उनका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि भाई गैस को लिक्विड में बदलने के दो तरीके हैं, सिर्फ कूलिंग नहीं है। गैस को लिक्विड में बदलने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए कूलिंग तो है ही, पर इसके अलावा कंप्रेशन, प्रेशर अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो हम एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर सीएनजी जो गाड़ियों में यूज होता है, वो उस सिलेंडर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे बाहर निकलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर हम कि टेम्परेचर स्केल्स भी दिए हुए हैं। तीन हीट नापने के लिए तीन टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। कौन सा? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इनका रिलेशन देख लो। डिग्री सेल्सियस में कोई भी वैल्यू दी है, प्लस 273 करोगे तो केल्विन में उसका आंसर आ जाएगा। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस इज 10 प्लस 273 इज 283 केल्विन। ऐसे ही डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये है, 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस 32। तो यानी कि 9/5 को डिग्री सेल्सियस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 32 करोगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम सर कि यहाँ पर लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट, दो तरीके की लेटेंट हीट चैप्टर में दी है, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी सॉलिड के 1 किलो को सॉलिड से पूरा लिक्विड बदलने में जो हीट लगाना पड़ेगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
फॉर दैट सॉलिड, ठीक है। तो लेटेंट हीट जो है वो एक हिडन हीट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में बिल्कुल थर्मामीटर में नहीं दिखेगा वो हीट। क्यों? क्योंकि वो हीट पूरी तरीके से फोर्स को तोड़ने में जा रहा है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस में बदलने में जा रहा है। अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो वो हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सॉलिड्स के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड्स के लिए होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज दैट टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज अ टेम्परेचर एट विच दैट सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, कोई लिक्विड के लिए होगा वो, द टेम्परेचर एट विच दैट पर्टिकुलर लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज बॉइलिंग पॉइंट। स्टार्ट्स लिखना बहुत जरूरी है। आखिरी में चैप्टर में क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। सो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है? बॉइलिंग इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे ये चीज शुरू होगी। Whereas इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, इवेपोरेशन तो भैया किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। इवेपोरेशन में क्या होता है? सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो टॉप वाले लेयर होते हैं, वो एनर्जी लेते रहते हैं ऊपर नीचे से, और उसके बाद जब उसकी एनर्जी ऑप्टिमम हो जाती है वो छोड़ के और ऊपर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। सो दिस हैपेंस एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग जो है जब होगा तो सारे पार्टिकल्स एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। वेराज हमने इवेपोरेशन में क्या देखा? सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स एक बार में एस्केप हो पाएंगे, अंदर के पार्टिकल नहीं। सो इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इसके बाद इवेपोरेशन के बारे में कुछ बातें बताइए कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इसलिए समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स में होल्स होते हैं और पसीना जो है उन होल्स से बाहर निकल के इवेपोरेट हो सकता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हीट जो है वो लेके ही तो बाहर निकलेगा, एस्केप कैसे हो पाएगा? उसको एनर्जी चाहिए, तो बॉडी से हीट लेके गया, हमको ठंडा लगेगा, इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इसके बाद रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन। इवेपोरेशन की रेट जो है यानी स्पीड किस पे डिपेंड करती है? कपड़ा जल्दी कब सूखेगा? जब टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा है सराउंडिंग में, यानी समर में जल्दी सूखता है ना। टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। कपड़े सुखाने हैं तो फैलाने पड़ेंगे ना, सरफेस एरिया, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। विंड स्पीड, हवा की स्पीड ज्यादा रहेगी तो हवा जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर ले जा सकता है और कपड़े जल्दी सूखेंगे, तो इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर, ठीक है। लेकिन आखिरी वाला जो है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। जितना ऑलरेडी वाटर वेपर कंटेंट है तो वो थोड़ी ना वाटर तुमसे खींच पाएगा, इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। तो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है सराउंडिंग की तो इवेपोरेशन स्लो हो जाता है। देखो तीन चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था, एक में इनवर्सली, ठीक है। तो यहां पर होता है चैप्टर खत्म। आप बताइए कि आपको इसके अलावा कोई और टॉपिक में डाउट है क्या? कमेंट करके बताओ। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्रा और 9th क्लास का यहाँ पर सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं साइंस का, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड लिक्विड गैस फिजिकल स्टेट के हिसाब से किया था, यहाँ पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं एज ऑन द केमिकल कंपोजिशन बेसिस, किस चीज से बना है वो। सो उस हिसाब से दो टाइप हो गए, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। मैटर को सब्सटेंस भी कहा जा सकता है। प्योर जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना हो, इम्प्योर जो मोर देन वन टाइप के पार्टिकल से बना हो। फॉर एग्जाम्पल चाय, टी इज इम्प्योर क्योंकि उसमें मिल्क है, उसके अंदर शुगर है, वाटर है, ठीक है। वेराज जब मैं बात करता हूँ प्योर सब्सटेंस की, फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर सिर्फ H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वाटर इज प्योर, ठीक है। गोल्ड इज प्योर, आयरन इज प्योर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। चैप्टर में वैसे ज्यादा हमको इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में बताया गया, इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है, ठीक है। सो कमिंग टू प्योर सब्सटेंस, पहले हम देख लेते हैं फटाफट से इसको। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में दो कैटेगरी आ जाती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो प्योरेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को तोड़ के उसमें से दो नए चीज नहीं निकाल सकते, वो हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन को तोड़ के दो नए सब्सटेंस नहीं निकाल सकते कि भाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया, नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन, जो आयरन हो गया, तो ये सब चीजें, गोल्ड हो गई, दीज आर व्हाट एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। इनका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम होता है, एटम को क्या ही ब्रेक करोगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ब्रेक करोगे तो कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड की बात करते हैं, जब एलिमेंट्स
आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स रेशियो कंपाउंड बनाते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड, फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या बना है भैया, यहाँ पर वाटर जो है वो क्या है, H2O, ठीक है। वैसे वाटर प्योर सब्सटेंस है क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल जो है उसका, हर एक मॉलिक्यूल जो है H2O है ना, वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है। लेकिन H2O को ब्रेक किया जा सकता है केमिकली टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट। तो ये हो गया कंपाउंड। एलिमेंट से ही केमिकली, एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन करते हैं कंपाउंड बनाते हैं। ये वाली कहानी क्लियर हो गई। नाउ बोथ ऑफ देम आर प्योर, क्योंकि यहाँ पर वो जैसे कंपाउंड को भी प्योर क्यों कहा जाएगा, क्योंकि अभी NaCl है, एक डब्बे में NaCl है, तो हर एक मॉलिक्यूल जो है उसका NaCl है, राइट। सो दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। अब बात करते हैं इम्प्योर में मिक्सचर की। मिक्सचर के दो मेन कैटेगरी हो गए यहाँ पर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो जहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी, सिंगल फेज दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया तो मिक्स हो गया प्रॉपरली। अब दिख तुमको एक ही मीडियम रहा है, एक सिंगल फेज दिखाई दे रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है, पूरा एकदम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वेराज ऐसा मिक्सचर भी होता है जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं पाई जाती। तो उसमें जैसे एग्जांपल मान लो कि पानी में सैंड मिला दिया, सो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। इसके बाद मोर देन वन फेज दिखाई देंगे। पानी में सैंड मिला दिया तो सैंड नीचे दिखाई देगा अलग से, पानी अलग से, दो फेज दिखाई दे रहे हैं। पानी में तेल मिला दिया, पानी अलग है तेल अलग है, ठीक है, तेल फ्लोट कर रहा है, सो दो अलग अलग फेज दिखाई दे रहे हैं, हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पर देखो तो अब मैं देखो पूरा चैप्टर जो है वो इम्प्योर के बारे में ज्यादा डिस्कस करता है, ठीक है। इम्प्योर में मैंने बताया कि यहाँ पर सॉल्यूशंस आएंगे और इसके एग्जांपल्स में कोलॉइड और सस्पेंशन आएंगे। तो सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन के बारे में मेजरली चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। वैसे मैं कंपाउंड और मिक्सचर का जो डिफरेंस है वो आगे बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। एंड ये कौन सा कैटेगरी में आता है, देखो होमोजीनियस की कैटेगरी में आता है। होमोजीनियस मतलब जैसे कि पानी में तुमने सॉल्ट मिला दिया या पानी में शुगर मिला दिया, ठीक है, या फिर अल्कोहल में आयोडीन मिला दिया, दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, ट्रू सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, नैनोमीटर की रेंज में। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे वाले रेंज में, अगर छोटे वाले साइज में होते हैं ये पार्टिकल्स। और इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, सोल्यूट। देखो यहाँ पर सोल्यूशन बनता है दो चीजों से, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो होता है जिस मीडियम में आपने मिलाया, जैसे पानी मिलाया तो पानी सॉल्वेंट हो गया, और सोल्यूट जैसे शुगर जो है वो सोल्यूट हो गया, सॉल्ट जो है सोल्यूट जो मिलाया गया है। सोल्यूट इज ऑलवेज इन लेस नंबर, लेस अमाउंट, एंड सोल्यूशन इज इन मोर अमाउंट, ठीक है। सो आप लिख सकते हो द इंग्रेडिएंट ऑफ सोल्यूशन विच इज इन लेस अमाउंट इज सोल्यूट, एंड दूसरा वाला जो है सॉल्वेंट है, राइट। तो अब देखो इसके पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है, पता है नैनोमीटर की रेंज में होती है। अगर इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लो कोलॉइड से और सस्पेंशन से, तो कोलॉइड में जो पार्टिकल्स होते हैं उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो मीडियम होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, राइट। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, पार्टिकल्स को मैंने जनरली मीडियम कह दिया है, सॉरी मीडियम को जनरली मीडियम बोल दिया, पार्टिकल जो है सस्पेंडेड पार्टिकल कहलाते हैं। इनमें फर्क क्या है, इनमें फर्क मेजरली ये है पार्टिकल की साइज का। पार्टिकल की साइज 10⁻⁹ मीटर से छोटी है, यहाँ पे -9 से -6 मीटर तक की रेंज की है, और यहाँ पर -6 से बड़ी है, ठीक है, इनफैक्ट -4 के रेंज में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये काफी बड़े पार्टिकल्स है, ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स इसके नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। मिल्क आपका कोलॉइड के अंदर आएगा, जो पानी के अंदर मिट्टी मिक्स की जाती है, तो मड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दैट कम्स इन द हेट्रोजीनियस। सो ये हो गया होमोजीनियस, ये हो गया हेट्रोजीनियस, ये हो गया हेट्रोजीनियस। पार्टिकल की साइज हमने बता दी। इसके अलावा अब इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस है वो देख लो जरा। तो अगर मैं बात करूं टिंडाल इफेक्ट, टिंडाल इफेक्ट वो होता है कि भाई अगर तुमने सोल्यूशन में से क्या किया, लाइट को पास किया, तो क्या वो लाइट का पाथ विजिबल होगा क्या। जैसे अंधेरे कमरे में अगर लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो उसका बीम जो है पूरा पाथ विजिबल होता है। क्यों, क्योंकि लाइट जो है डस्ट पार्टिकल से टकरा के स्कैटर होकर पूरा पाथ विजिबल करा रहा है, दिस विजिबिलिटी ऑफ पाथ। नाउ व्हाट इज दैट, टिंडाल इफेक्ट को डिफाइन कैसे करें, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट जो है रास्ता दिखाएगा, विजिबल कराएगा, पूरा पाथ ऐसे दिखेगा बीम, तो वो यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पाएगी। उसके लिए पार्टिकल की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बहुत छोटे हैं, तो यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। वेराज अगर मैं बात करूं कोलॉइड की और अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, तो यहाँ पर पार्टिकल की साइज, यहाँ पर जैसे ये सैंड इन वाटर, जैसे सैंड इन वाटर, सैंड कितने बड़े पार्टिकल्स होते हैं भाई, नेकेड आई से दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाथ जो है बिल्कुल विजिबल होगा, यहाँ भी विजिबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ टिंडाल इफेक्ट नहीं शो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, राइट। अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूं,
तो ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर के पोर से पास हो जाएंगे। यहाँ फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। इस वाले में, सस्पेंशन वाले फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, पार्टिकल बड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम सेडिमेंटेशन की, पार्टिकल्स क्या सेटल डाउन हो जाते हैं अगर छोड़ दिया जाए तो उसको 1 घंटे 2 घंटे, यहाँ पर नहीं होंगे, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके, यूनिफॉर्म है, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स है, पूरा पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आ गए। यहाँ पर सेडिमेंटेशन यहाँ पर भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि दूध रख दिया और पूरा व्हाइट नीचे आ गया, पानी ऊपर रह गया। वेराज जब हम बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सेडिमेंटेशन पॉसिबल है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है कि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जैसे पानी में शक्कर मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते रहो, और शक्कर मिला और मिला और मिला, एक लिमिट आएगी उसके बाद शक्कर मिक्स नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सारे गैप्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो भर चुके हैं। तो सच सोल्यूशन जहां पर और सोल्यूट नहीं मिलाया जा सकता उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जहां मिलाया जा सकता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर, तो यहाँ पर सोल्यूशन में तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। इस पर न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कि भाई कितना परसेंट सोल्यूट मिला गया है। तो परसेंट 3 तरीके से निकाला जा सकता है, फाइंड दी मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो मास बाय मास वाले में सब में ऊपर सोल्यूट का मास, सोल्यूट रहेगा, नीचे सोल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर मास बाय मास है, तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 है ना, सब मेरे को इंटू 100 है। फिर यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम है, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये जनरली क्या होगा, इसमें सोल्यूट भी लिक्विड होगा, उस हिसाब से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें फिर कोलॉइड की, तो कोलॉइड में क्या है, देखो लिक्विड। अब देखो ये कौन से टाइप के कोलॉइड है, इतने सारे टाइप्स के कोलॉइड बनाए जा सकते हैं। क्या क्या है देखो, अगर लिक्विड को गैस में मिलाया उस टाइप को बोलते हैं एरोजोल। एग्जाम्पल फॉग हो गया, क्लाउड, मिस्ट, ये सब क्या है, लिक्विड पार्टिकल्स गैस के अंदर मिक्स्ड है, गैस मीडियम है। अगर सॉलिड को गैस वाली मीडियम मिला है तो उसको भी एरोसोल कहते हैं। एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल से निकला हुआ जो धुआं होता है वो, ठीक है। इसके बाद गैस को अगर लिक्विड मिला है तो फोम कहलाता है। शेविंग क्रीम इज एग्जांपल। लिक्विड को लिक्विड मिला है तो इमल्शन कहते हैं, जैसे पेंट होता है ट्रैक्टर इमल्शन सुना होगा तुमने, सो दैट इज मिल्क। फेस क्रीम इसका एग्जांपल है। सॉलिड को लिक्विड मिला है तो उसको बोलते हैं सॉल, और उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मड एग्जांपल है, मड क्या है, मिट्टी वाला पानी, तो लिक्विड में मिट्टी डाल दिया है, ठीक है। इसके बाद गैस को सॉलिड मिला है तो उसको फोम कहते हैं, गैस को सॉलिड मिला है तो उसको फोम कहते हैं। इसका एग्जांपल है फोम, रबर, रबर तो पता है, फोम भी पता है, वो जो स्पंज होता है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड को अगर सॉलिड मिला है तो उसको जेल कहते हैं, जेली चीज, बटर इसका एग्जांपल है। सॉलिड को सॉलिड मिला है तो उसको सॉलिड सॉल्ट कहते हैं। और कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास का एग्जांपल है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर में आपको क्या दिया हुआ है, नहीं इसके जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि मिक्सचर और कंपाउंड, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों भी 2 और मोर चीजों से बना हुआ है। अब देखो क्या है, जब 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो तो कंपाउंड बनता है। वेराज 2 और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट हो या कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस ऐसे ही मिक्स किया, जस्ट मिक्स टुगेदर, उसको बोलते हैं हम मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रैंडम कंपोजिशन चलता है, मतलब कितना भी चाय में तुम शक्कर डालो, कितना भी तुम डालो, ठीक है, कितना भी कम डालो हो जाएगा। बट यहाँ पर जब H2O बनना है, जैसे एक कंपाउंड है तो फिक्स प्रोपोर्शन है ना, कि दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, कंपोजिशन इज फिक्स, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले में जो कंपाउंड की, अगर हम मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है वो रिटेन रहते हैं, मतलब शक्कर जो है चाय में मिलने के बाद मीठा लगेगा ही, ठीक है। वेयर एज जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन से मिलके बना है सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, जल जाता है हवा में। क्लोरीन जो है वेरी पॉइजनस, जब उससे सोडियम क्लोराइड बना तुम खा सकते हो उसको, तुम खा रहे हो ना नमक, ठीक है। तो ये समझ लो कि प्रॉपर्टी पूरी बदल जाती है, ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट्स बर्निंग, लेकिन वाटर बनता है इन दोनों से मिलके, जो क्या होता है, जो न जलता है ना जलाता है, बल्कि पानी को, आग को बुझाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मिक्सचर की, इजीली सेपरेट, कैन इजीली भी सेपरेटेड, उसके कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है। वेर एज कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर सेपरेशन के लिए केमिकल प्रोसेस, केमिकल मेथड लगेगा, उसके बिना, रिएक्शन के बिना काम नहीं हो सकता। इसी के साथ चैप्टर होता है एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडू मंत्रा, और आज करेंगे 9th क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फटाफट से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एटम्स। एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, जिसके पास उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी हो, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसके पास उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी हो, ठीक है। और मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड,
ठीक है, जिसके पास उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो। ठीक है, जैसे मान लो ग्लास में पानी है, उसमें से एक सबसे छोटा पार्टिकल ऐसा निकालना जिसके पास पानी की प्रॉपर्टी हो, दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर देख लो सोडियम प्लस क्लोरीन एटम, ये सोडियम एटम है क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट होता है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकाला, ये सोडियम एटम है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन एटम है। नाउ दिस इज बिकमिंग NaCl मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैंने क्लोरीन के डायटोमिक ग्रुप को नहीं लिया, वो मैं आगे बता दूंगा। एटम्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये हम देख ही पा रहे हैं। हम इसके बड़े तौर पे, बड़े स्तर पे क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ रूल्स है जो केमिकल रिएक्शंस के, इन कॉम्बिनेशंस के, इस तरह के कुछ रूल्स है जिसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेवॉइजर और जोसेफ प्राउस ने बताया था। तो ये जो दो लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? भाई मास को ना कोई क्रिएट कर सकता है, या मैटर को ना कोई क्रिएट कर सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही रिएक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरफ को बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं जो बना है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सो देयर इज ऑलवेज मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये याद रखना कि किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो क्या कहता है, in a chemical substance elements are always present in definite proportion by mass। for example यहाँ पर देख लो कि अगर मैं वाटर की बात करूं H2O, तो वो पानी चाहे प्योरीफायर का हो, चाहे नल से आया हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे गटर का पानी हो, चाहे चांद पे आया हो पानी हो, कोई भी अगर वो वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला H2O ही होने वाला है। और इस लॉ के हिसाब से, मास के हिसाब से देखिए, अगर हम हाइड्रोजन का एक का मास होता है, एक एटम का 1 होता है, दो एटम का 2 हो गया, तो हाइड्रोजन का मास 2 है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2:16 इज बेसिकली 1:8। तो यहाँ पर जो मास रेशियो है वाटर का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इन वाटर, ये चाहे कोई भी सोर्स से लिया हो पानी हो, अगर वो वाटर है तो उसका रेशियो 1:8 होना चाहिए। जैसे ये रेशियो बदल गया, कंपाउंड बदल जाएगा। जैसे H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ वाटर, जैसा प्रॉपर्टी नहीं है। आगे देखो डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटम के बारे में और कैसे एटम कंबाइन करता है उस बारे में है ये। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है जॉन डेल्टन ने, पहला पॉइंट है ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम्स। कोई भी मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल का बना है जिसको एटम्स कहते हैं। ठीक है, और यही एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को हम एलिमेंट के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई उसमें सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट का है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed by chemical reaction। केमिकल रिएक्शन से आप एलिमेंट को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद एटम्स, अच्छा एटम्स को बोल रहा हूं मैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एक मान लो कार्बन का मैंने बल्क ले लिया, उसमें से 2 कार्बन के एटम निकाले, तो क्योंकि दोनों कार्बन के एटम्स है तो वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे प्रॉपर्टीज में भी, और उनके मासेस भी एक जैसे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट के हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट मासेस, ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा वो। ठीक है, इसके बाद क्या है, एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, वो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई एक फिक्स रेशियो होता है जिससे वो कंबाइन कर सकता है उस रेशियो से ही, और वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, अगला क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो हमने यहाँ पर देख ही लिया था। आगे देखें अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको ये जानना, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, पर नॉन मेटल जो है वो आपस में अपने ही एटम के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एटॉमिसिटी ऑफ कुछ नॉन मेटल्स दिया हुआ है, देखो आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब मोनोएटॉमिक होते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब क्या, सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस हैं तो आर्गन Ar सिंगल एटम रहेगा, He सिंगल एटम रहेगा। लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं। इनके 2 एटम्स आपस में लिंक करके O2, N2, H2, Cl2 के फॉर्म में ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ हैं जो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में, यानी 4 एटम के ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि फास्फोरस P4, सल्फर S8 पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है, आपको एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है वो याद रखने इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर आगे देखो अगर, तो आयंस की बात करेंगे। आयंस मतलब क्या होता है, चार्ज स्पीशीज ऑफ आइदर मेटल्स या नॉन मेटल का ग्रुप जो भी रहता है, तो चार्ज स्पीशीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब वो वही जाके दैट फॉर्म कंपाउंड, वही जाके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो हम आगे देख रहे होंगे।
अच्छा, ये आयन दो टाइप के होते हैं, अगर पॉजिटिव आयन है तो उसको कैटायन कहते हैं, याद रखना भी आसान है, देखो यहाँ क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है, ठीक है, जैसे Na+, Mg2+, Al3+, जनरली मेटल से फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव आयंस को एनायंस कहते हैं, जनरली नॉर्मल्स फॉर्म करते हैं, देखो ये Cl-, S2-, O2-, N3-, ठीक है। अगर सिंगल एटम का अगर आयन फॉर्म हुआ है, सिंगल एटम का चार्ज एटम है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक आयन रहेगा। अगर एक से ज्यादा एटम का वो आयन है तो उसको पॉलीएटॉमिक कहेंगे, जैसे इसका एग्जांपल यहाँ दिया है, ठीक है। कुछ जो आयन है आपको अच्छे से लर्न करने वाले, वो आपको टेक्स्ट बुक से ये पढ़ लेना है, जैसे सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, ठीक है, सिल्वर का Ag+ एंड सो ऑन। ग्रुप का भी दिया हुआ देखो यहाँ पर, अमोनियम का NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, ये रट्ट मारना है भाई, इसको बिल्कुल इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, 10th में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाना है इसको यूज करके, तो बस आपको क्रिस क्रॉस मेथड याद रखना है, क्रिस क्रॉस मेथड याद रखना है कि इधर का नंबर जाएगा इधर, इधर का नंबर जाएगा इधर। जैसे यहाँ पर K+ और SO4 2-, तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ प्लस है मतलब 1 है, इस 1 को नीचे भेजो और इस 2 को नीचे ले आओ, तो K2 हो गया और SO4 हो गया, K2SO4। जैसे यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट, तो ये इसका भी 2+ है, इसका भी 2- है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CuCO3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का है ये +1 और सल्फेट का है 2-, तो ये 1 इधर गया और 2 इधर आया, पर ये 2 को मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता क्योंकि ये ग्रुप है, तो पूरे ग्रुप को 2 देना पड़ेगा, NH4 ट्वाइस SO4 हो गया ये, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटम का मास हम नॉर्मल वेट से नहीं चेक कर सकते, तो भाई क्या किया गया कि कार्बन का जो एटम होता है ना, ये नाउ दिस इज समथिंग जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास का, कि भाई कार्बन के एटम के मास का 1/12 किया गया ना, C12 एटम जो होता है उसके मास का 1/12 किया गया ना, उसी चीज को हमने 1 AMU यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा गया। इसका डेफिनेशन इसको ऐसे अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि एटॉमिक मास को मेजर करने की जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है, AMU या यूनिफाइड मास, U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एक कार्बन एटम का 1/12 मास अगर करोगे आप, ठीक है, एक C12 एटम का जो मास है उसका 1/12 करोगे तो 1 AMU वो होता है, ठीक है। अब इसी यूनिट से हम क्या करेंगे, एटम से हम मॉलिक्यूल्स का मास चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एटम्स के मास आपको दिए हुए हैं जो आपको लर्न करने हैं NCERT से, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, कैल्शियम का 40 है। इतना आपको एटलीस्ट लर्न कर लेना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na का देखो 23 और Cl का है 35.5, टोटल मिला के NaCl का कितना हो गया 58.5, ऐसे निकालते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। CO2 C इज 12 यूनिफाइड मास है, ठीक है, और ऑक्सीजन का है 16, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 16 × 2, तो ये 32 + 12 इज 44। ऐसे ही H2SO4 का भी निकाला गया है। अब आप एक बात याद रखो कि ये सब तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सेकंड और थर्ड वाला, लेकिन ये जो NaCl है ना, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है NaCl। तो आयंस की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास नहीं कहा जाता, निकालते तो वही है अपन, सेम मेथड है, पर उनके मास को बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट मास। ये याद रखना। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। आज हम करेंगे 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, वो भी फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटम्स क्या होता है। एटम आपको पता है कि भाई एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट होता है। अब यहाँ पर बहुत अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए, जिसमें सबसे पहला है थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन मॉडल में ये बताया गया कि एटम जो है वो एक वाटरमेलन की तरह है। जैसे वाटरमेलन में जो रेड कलर का एडिबल पार्ट होता है, वैसे एटम जो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्फीयर का बना हुआ है, ठीक है। और जैसे वाटरमेलन में ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। और यहाँ पर एटम न्यूट्रल क्यों होता है, उसके लिए इन्होंने क्या लॉजिक दिया कि भाई जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इसी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अब ये बहुत ही बेसिक मॉडल था और बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ पर अगला साइंटिस्ट है, अगले साइंटिस्ट जो रुदरफोर्ड है, उन्होंने अपना मॉडल दिया यहाँ पर। और ये असल में एक एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या किया गया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल के ऊपर। और जो यहाँ पर पतला गोल्ड फॉइल मतलब कि समझ लो कि कुछ नंबर ऑफ एटम्स का लेयर होगा, ठीक है।
और उसके अंदर से जब अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जब थ्रो किया जा रहा है तो क्या देखा गया कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिविएशन, ऐसा कि एज इफ कि भाई कुछ में बीच में कुछ है ही नहीं, गोल्ड है ही नहीं। तो यहां पर इस तरीके से मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे, ठीक है। और आप ये 99% आप ये समझ सकते हो, ठीक है, जिससे ये पता लग रहा है कि एटम के अंदर काफी ज्यादा स्पेस, एट गोल्ड के एटम की बात हो रही फिलहाल, जनरली भी ऐसे बोला गया कि भाई एटम के अंदर काफी ज्यादा स्पेस खाली है। दूसरी चीज कि भाई कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े मोटे यहां पर टिल्ट हुए, थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये इसलिए हो सकता है कि भाई जो एक पॉजिटिव सेंटर है, जो न्यूक्लियस वाला पॉजिटिव सेंटर जिसको न्यूक्लियस कहा गया, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं एटम के उस स्फीयर के सेंटर में हो सकता है, ठीक है। और तीसरी बात कि भाई एकदम बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल ऐसा था, यानी 12,000 पास करो तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो बाउंस बैक करेगा, पूरा जाके और पूरा रिवर्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वो जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव सेंटर है, वो बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एटम का, ठीक है। ऑल द मास एंड positive charge of the atom is concentrated in a very small volume, ये चीज यहां से इंटरप्रेट करी गई बाय रुदरफोर्ड। अब इससे ना लगभग एक अंदाजा मिल गया कि एटम जो है कैसा है, पॉजिटिव सेंटर जो है उसका बीच में है और इलेक्ट्रॉन जो है साइड में घूम रहे होते हैं, यानी कि जो प्लैनेटरी मॉडल है वो यहां पर दे दिया गया। अब इसमें एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा क्या निकल के आया, देखो मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, लूज करेगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो कहा गया कि न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, और जब वो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तुमको पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या, एक्सेलरेट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है मतलब एनर्जी लूज करेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका रेडियस छोटा होता जाएगा और बीच में वो एटम के अंदर, वो न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। पर ऐसा कुछ देखा नहीं जाता, एटम इज क्वाइट स्टेबल। तो इस चीज का एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड के पास नहीं था, और इसलिए यहां पर आ गए नील बोर बाबा, और नील बोर्स मॉडल यहां पर हम देखेंगे, जिसमें इन्होंने ये कहा, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इनके पोस्टुलेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना अराउंड द न्यूक्लियस, वो ना कोई भी रैंडम ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी रैंडम डिस्टेंस पे रिवॉल्व नहीं कर सकता न्यूक्लियस के, ठीक है। दे ओनली रिवॉल्व इन अ सर्टेन डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। जैसे मान लो इतने डिस्टेंस पे पहली ऑर्बिट होगी तो बीच में कहीं नहीं हो सकती, एकदम इतने डिस्टेंस पे सेकंड ऑर्बिट होगी, तो यानी एक फिक्स्ड डिफाइंड ऑर्बिट्स में वो घूमता है, और जब वो ऐसे ऑर्बिट्स में घूमता है तो इट डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, इसलिए यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स कहीं अंदर नहीं जाते और वो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। और इस तरीके से ऑर्बिट्स का नाम क्या दिया, पहले ऑर्बिट का नाम K, सेकंड का L, उसके बाद M and so on, ठीक है। और किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फॉर्मूला इज 2n², जिसमें n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट की बात हो रही है। जैसे पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां पर लिख दो 2 × 1² दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट के लिए वही सेम फॉर्मूला में n की जगह 2 डाला तो 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में नहीं हो सकते। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड का है 18 एंड सो ऑन। अब इसकी बात करते हैं कि आपको 20 एलिमेंट्स पता होना चाहिए इनिशियल, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। आप देखो, अरे एटॉमिक नंबर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने प्रोटॉन्स होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आगे बताऊंगा, पर फिर भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तो आपको याद होने चाहिए, और इनका जो सिंबल्स है वो भी पता होना चाहिए। मैंने यहाँ मास नंबर भी लिखा है, जिससे ना कई बार मास निकालने को जब तुमको मतलब इट इज वेरी क्लोज टू एटॉमिक मासेस, तो ये जो है आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का लिखा है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, ठीक है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इस तरीके से आपको ये मास नंबर थोड़ा ध्यान में रखो। अब यहाँ पर एक बात बहुत सिंपल है, जब मैं एटॉमिक नंबर बताऊंगा, मास नंबर बताऊंगा, उस टाइम पे काम आ रहा होगा। फिलहाल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर कौन से पार्टिकल्स है, 3 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, एटम के सेंटर में, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, यानी 0 चार्ज होता है, 0 कूलम का। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, वैल्यू उसकी ये है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व कर रहा होता है, न्यूक्लियस के अलावा बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है, वो जो है नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है बिल्कुल प्रोटॉन जितना, लेकिन माइनस चार्ज, माइनस टाइप का होता है। सो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कूलम जो है यूनिट टू मेजर चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर मास की बात करें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग इक्वल है, कितना है 1.67 × 10⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है इनके कंपैरिजन में, लगभग 10,000 गुना कम है।
तो यहाँ पर देखो 9.1 10⁻⁻31 बहुत कम हो गया, नेग्लिजिबल। इसलिए ये कहा जाता है कि एटम का सारा मास जो है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, मैंने वॉल्यूम बड़ी दिखाई है न्यूक्लियस की, असल में ये बहुत छोटा होता है वॉल्यूम। ठीक है, दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ताकि आपको समझ आ पाए। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने, प्रोटॉन को किया जे थॉमसन ने, और ये मैंने उल्टा लिख दिया है। तो इस तरह की चीजें जो है तुम एग्जाम में ना करो भाई। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन इज ऑल्सो कॉल्ड कैनल रे, इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो कॉल्ड कैथोड रे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, इसलिए एटम जो है न्यूट्रल होता है। तो उसी नंबर को, जैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है या 11 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो 11 है। ठीक है, अगर बात करूं भाई मास नंबर की, मास नंबर यानी वो सारे पार्टिकल जो मास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को ऐड कर लो। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, दिस इज जस्ट सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये मास नंबर होता है, यानी ऑल दोज पार्टिकल्स और नंबर ऑफ दोज पार्टिकल्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, तो 11 + 12 कितना हो गया? 23। तो सोडियम का मास नंबर यहाँ पर। अच्छा, एलिमेंट का सिंबल के साथ में मास नंबर ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे, ये पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर सोडियम लिख रहा हूँ तो सोडियम का मास नंबर 23 ऊपर लिखूंगा और एटॉमिक नंबर नीचे लिखूंगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो कि भाई जब भी तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर लो, तुमको सीधे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आइसोटोप, आइसोबार की बात करते हैं। आइसो मतलब सेम, ठीक है, P से आता है प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एलिमेंट विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का जो 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम। तो यहाँ पर प्रोटियम का जो मास नंबर है वो 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रीशियम का यहाँ पर 3 है। ऐसे क्लोरीन का 35 और 37 दो टाइप का आइसोटोप होता है। ऐसा लगभग हर एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि इनका एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, इसका 18, इसका 20, आर्गन, कैल्शियम, बट मास नंबर दोनों का 40 है। कैसे हुआ सर? क्योंकि प्रोटॉन तो 18 है यहाँ पर और प्रोटॉन यहाँ 20 है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना है? इधर 22 है, तो 18 + 22 इज 40, और यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 20 है, तो 20 + 20 इज 40। तो इस तरीके से ये चीज जो है आपको। अच्छा सर, कुछ आइसोटोप्स का एप्लीकेशन भी चैप्टर में दिया है, जैसे आयोडीन के आइसोटोप को गॉइटर को ट्रीट करने में काम में आ जाता है। गॉइटर एक यहाँ की मतलब एक डिसीज है। ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो काम आ रहा होता है। तो इस तरीके से जो यूजेस है वो भी चीज दी हुई है, और चैप्टर में इतनी सारी चीजें हैं। कुछ और डाउट है कमेंट बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद। हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूमंत्रा और 9th बायोलॉजी का पहला चैप्टर यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम करेंगे फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर करा था 1665 में। उनका खुद का बनाया हुआ एक बहुत ही बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप था, जिससे उन्होंने पेड़ का जो बार्क होता है उसमें उसका एक हिस्सा होता है कॉर्क, और उस कॉर्क के सेल्स को ऑब्जर्व करा था। उसको छोटे छोटे घरों की तरह देखा उसको, तो उसके लिए उसको सेल नाम दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो 1831 की बात है, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था उन्होंने। तो पता है क्या होता है, कई बार जो है लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिखा हुआ। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। इसके बाद में सेल जो है हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। कुछ जो है वो ऑर्गेनिज्म पूरा एक ही सेल से बना है, उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ जो जैसे हम हैं बहुत सारे सेल से बने, तो मल्टीसेलुलर हो गए, राइट। अब इसमें देखो कि सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल में वैसे तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। पर कुछ जो एकदम बुनियादी बातें देख लो कि हर सेल में क्या दिखेगा आपको। बेसिक तौर पे एक बीच में एक ऐसा हिस्सा जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इन जनरल दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, उसके अलावा सेल का जो आउटर है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन, और अंदर जो उसके एक प्लाज्मा जैसा मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर न्यूक्लियस जो वो क्या करता है, न्यूक्लियस कंटेन्स सेल डीएनए एंड इज कंट्रोलिंग द होल सेल। पूरे सेल का इंफॉर्मेशन, सेल कैसा होगा, क्या करेगा, क्या फंक्शन रहेगा, सब कुछ जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है। पूरा सेल न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। न्यूक्लियस खुद जो है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो प्लाज्मा भरे होते हैं, जो फ्लूइड लाइक सेमी क्या बोलते हैं उसको, जेल लाइक मटेरियल है, उसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलोगे। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सेल्स बताएं। देखो मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, नर्व सेल जिससे हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बना है, बोन सेल्स, ओवम, स्पर्म,
फैट सेल, सब कुछ आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में एज पर द रिक्वायरमेंट भेज रहा होता है, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक बैरियर की तरह भी काम करता है कि भाई बाहर की चीज़ अंदर ना पाए, बेमतलब और से जा ना पाए, तो वो कंट्रोल मूवमेंट कर पाता है। और इसके बाद में यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, जो यहाँ पर जेल लाइक मटेरियल है, उसका मेजर काम क्या है कि भाई सेल को एक शेप देना, ठीक है। उसके बाद वो एक मीडियम प्रोवाइड करना जहाँ पर रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हो सकता है, सेल का एक्सपांशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप्स। तो यानी कि जो बहुत पुराने, जो इवोल्यूशन के प्रोसेस में जो सबसे पुराने वाले टाइप के सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। और जो जितने भी प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हो गए, दे आर यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बहुत बेसिक है, बैक्टीरिया से उसके एग्जाम्पल में आएंगे, बाकी सब अमीबा, पैरामीशियम, प्लांट, एनिमल, वो सब जो है आपका यूकैरियोटिक में आ जाता है। प्रोकैरियोटिक का क्या है, देखो सेल का सेल साइज छोटा होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक, 1 माइक्रोमीटर इज 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है लार्ज सेल साइज, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं। इनके पास ना न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड, दे हैव न्यूक्लियोइड रीजन, वो भी मेम्ब्रेन नहीं होता उसके ऊपर भी, विदाउट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है, जो भी है बेसिक न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, भाई एडवांस टाइप का है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमंस में कितना है, 46 क्रोमोसोम वैसे। इसके बाद में प्रोकैरियोटिक की बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी कुछ अगर ऑर्गेनल्स है भी तो उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। देखो प्रोकैरियोटिक का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, बैक्टीरिया का एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है, कैसे वहाँ पर फ्लैजिलम है और ये सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक अच्छा सा सेल वॉल होता है, इसलिए हार्ड होता है प्लांट सेल, प्लांट्स है ना। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है। प्लांट सेल हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उनका सेंट्रल वैक्यूल जो एक है ना, ये देखो ये वाला, वैसे यहाँ पे थोड़ा और बीच में दिखा सकते थे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वेराएज एनिमल सेल्स में रिलेटिवली छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, खाली स्पेसेस, ठीक है। इसके बाद में प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल अगर बड़ा है तो न्यूक्लियस जो मेन हिस्सा है वो साइड में चला जाता है, सो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल बीच में आ जाएगा तो न्यूक्लियस साइड में हो जाएगा, ये एक्सचेंज कर लेना, ठीक है। एनिमल सेल्स में क्या हो गया, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी सेंटर, भाई सेंट्रल मेन कंट्रोल करता है तो एट दी सेंटर, तो इसमें सेंटर लिखना है, इसमें पेरीफेरी लिखना। अब यहाँ पर देख लो सेल ऑर्गेनल्स, तो सेल ऑर्गेनल्स जो है क्या होते हैं भाई, सेल के अंदर जो भी उसके मेन पार्ट्स है उसको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, ठीक है। अदर देन ये जो भाई न्यूक्लियस तो सबसे मेन पार्ट है, पर उसके अलावा और क्या चीजें जो क्या क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसको नाम दे दो आप मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये ना सेल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। देखो कैसा दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूं देखो इन सब में सिर्फ आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन ही पढ़ना है। स्ट्रक्चर में बोलूं तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, देखो ट्यूब्स भी है, शीट्स भी है और पूरा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है कि उसके ऊपर डॉट्स क्या दिख रहे हैं, ये जो ग्रैनुलर है ये राइबोसोम्स है इसके ऊपर, और जब भी राइबोसोम रहेगा तो वो प्रोटीन बना पाएगा, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या मैन्युफैक्चर करता है, फैट, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करता है इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरर बोला है इसको, ठीक है। यहाँ पर इन फैट और प्रोटीन का मेन काम क्या है भाई, दे आर यूज्ड एज एंजाइम्स, एज हार्मोन्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी ये काम करता है, इंपॉर्टेंट रोल है इसके लिए। इसको सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं, उसके अंदर भी यही फैट और प्रोटीन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं मैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, अब उसको ट्रांसपोर्ट, पैक करके ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, जो पैकर एंड मूवर है, कौन है, गोल्गी अपैरेटस। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया इसलिए नाम है, ठीक है। ये देखो कैसा शेप है इसका। अब ये गोल्गी अपैरेटस जो है ये क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ, नाउ दिस इज, इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, बहुत सारे है ना, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। देखो सब मेम्ब्रेन बाउंड है ना, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन पैरेलली, है ना, अरेंज पैरेलली विद ईच अदर। अब ये मैंने क्या बोला, ये पैकर एंड मूवर है, तो इनका फंक्शन क्या होगा, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग, जो भी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक ने सिंथेसाइज किया है वो मटेरियल को पैक और डिस्पैच ये कर रहा होता है,
ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या फंक्शन है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना, और एक फंक्शन क्या है, लाइजोसोम जो हम आगे देखेंगे उसकी फॉर्मेशन में भी गोल्गी अपैरेटस का हाथ होता है, ठीक है। लाइजोसोम्स की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये डस्टबिन कह दो इसको या सुसाइडल बॉम्ब कह दो इसको, ठीक है। वाई दिस इज कॉल्ड सुसाइडल बॉम्ब पता लग जाएगा। डस्टबिन इसलिए बोला गया, पहली बात तो ये कि भाई ये डिस्पोजल सिस्टम है, कोई भी वेस्ट सेल में कोई वेस्ट क्रिएट हुआ या बाहर से कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल आ गया तो वो उसके अपने अंदर भर लेता है उसको, ठीक है। कोई टॉक्सिक चीज आ गई अपने अंदर भर लेगा, ठीक है। और उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली सैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो एंजाइम्स यहाँ पर बने थे, कौन, ये जो रफ ने बनाए थे, ठीक है, वो वाला RER ने बनाए थे। तो ये समझो जहर की पोटली है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी बाहर की कोई भी ऐसी चीज आई जो सेल के लिए खतरनाक है, उसने अपने अंदर डाल के उसको गला दिया। अब क्या होता है कि एक और सुसाइडल बैग, क्यों बोलते हैं इसको सर सुसाइडल बैग, इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर सेल में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, सेल का मेटाबॉलिज्म कभी डिस्टर्ब हुआ, यानी सेल अब थोड़ा पागल हो चला है, उस टाइम पे क्या करेगा सेल, ये जो लाइजोसोम्स है, ये लाइजोसोम बर्स्ट हो जाएगा और उस अपने खुद के सेल को पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। उसके एंजाइम्स जो इतने पावरफुल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके पास इसके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं, और जब भी खुद के राइबोसोम्स हो वो खुद के प्रोटीन बना सकता है, याद रखना। तो यहाँ पर कैसा दिख रहा है, देखो किस तरीके से दिख रहा है। पावर हाउस क्यों बोला गया है भाई, जो सेल को एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी ATP के फॉर्म में चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और ATP कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो इसके देखो दो मेम्ब्रेन्स है, इसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहर का मेम्ब्रेन देखो कैसा होल्स है उसके अंदर, सो आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड। फोल्डेड ऐसे इतना सारा फोल्ड इतना क्यों रखा है सर, क्योंकि वहीं पर रिएक्शंस होंगे, किसके, ATP जनरेट करने वाले जो रिएक्शंस है वो उन्हीं सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हो पाएगा, ठीक है। तो वो उन फोल्ड्स पे हो पाता है। अगला है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो है ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है भाई, ऑफ कोर्स उसके अंदर वो जो फोटोसिंथेसिस वो सब चीजें प्लांट्स में ही होती है। सो प्लास्टिड्स जो है दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्योंकि खुद का खाना खुद प्रिपेयर करने वाली चीज इसी वजह से हो पाती है। अच्छा, इसके भी इसके खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं, देखो किस तरीके से दिख रहा है ये, ठीक है। इसके ऊपर के मेम्ब्रेन को हटाया है वैसे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें ऐसे कॉइन दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं ग्रैना, और उसके जो मीडियम होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। इसके बाद जो प्लास्टिड्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, ल्यूको मतलब व्हाइट। तो दीज आर कलर्ड प्लास्टिड, दीज आर व्हाइट प्लास्टिड्स। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं है, स्टोरेज के लिए, स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन एटसेट्रा। क्रोमोप्लास्ट जो है ना वो कलर्ड प्लास्टिड, वो उसका भी एक टाइप आता है जो है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और वही करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर पाता है, अपना जो C6H12O6 है वो बना पाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आखिरी में वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स आर येट अनदर सेल ऑर्गेनल्स, और इनका भी काम, इनको स्टोर रूम कहा जाता है, क्योंकि काफी चीजों को स्टोर करने के लिए जनरली वैक्यूल बना हुआ है, ठीक है। स्टोर्स अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन एटसेट्रा, ठीक है। और प्लांट वैक्यूल जो है हमने देखा था कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लांट की सेंट्रल वैक्यूल देखो कितनी हो सकती है, 50 से लेकर 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है वो प्लांट का सेंट्रल वैक्यूल सिर्फ कैरी कर सकता है, एनिमल का वैक्यूल छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लांट वैक्यूल है उसकी एक और बात है, उसके अंदर सेल सैप भरा होता है, एक लिक्विड भरी होती है जिससे कि उसको शेप मिले, सेल को एक बराबर टर्जिड और रिजिड शेप मिले, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, अमीबा के अंदर, अमीबा के यूनिसेलुलर ना, उसका जो वैक्यूल होता है एक फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर, जिसकी मदद से वो फूड जो है वो अपने अंदर इंजेस्ट करके और उससे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर पाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वही सेल वाली चीज तो हो गई, सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सेल डिवाइड होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है भाई। सेल जो है वो लगातार डेड होते रहते हैं, तो उसको रिपेयर करना या नए सेल को फॉर्म करना जरूरी है। तो यहाँ पर माइटोसिस एंड मियोसिस, दीज आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दो तरीके से सेल डिवीजन होता है। अच्छा, सेल डिवीजन भी क्या होता है, पहले ना न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर सेल डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको बोलते हैं कार्योकिनेसिस, सेल्स डिवाइड होगा उसको बोलते हैं साइटोकिनेसिस, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो अब देखो दो टाइप क्यों है, देखो दो टाइप से सेल बनते हैं। एक वो सेल जो हमारा नॉर्मल सेल डिवीजन से जो हमारा रिपेयर हो रहा है, ठीक है, या ग्रोथ ऑफ न्यू सेल जो हो रहा है, वो नॉर्मल सेल डिवीजन जो मैक्सिमम हमारे बॉडी में हो रहा है वो माइटोसिस से हो रहा है। माइटोसिस का मतलब क्या है सर, तो जैसे हमारे हर सेल में कितना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, और ये जोड़े में होते हैं 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर को मैं यहाँ पे 2 into n लिखता हूँ, 23 into 2, राइट।
अब जब ये डिवीजन करेंगे, जब नया सेल बनेगा तो नया सेल भी उसी टाइप का होना चाहिए, डॉटर सेल भी इन्हीं टाइप के होने चाहिए। तो ये भी 46 कंटेन कर रहा है, 46 कंटेन कर रहा है, मतलब ये 23 पेयर कंटेन कर रहा था, ये भी 23 पेयर कंटेन कर रहा है, ये भी। तो ऐसे वाले को डाइप्लॉइड सेल बोलते हैं। जब डाइप्लॉइड सेल ही तैयार कर रहा है, दिस इज माइटोसिस। और एक स्पेशल सेल डिवीजन भी हमारी बॉडी में होता है, कब? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे। रिप्रोडक्शन करना है, अगला जनरेशन लाना है, तो भाई 2 इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल का स्पर्म, दूसरे का ओवम। स्पर्म के अंदर 46 रहेगा, ओवम के अंदर 46 रहेगा, तो भाई कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हाफ ऑफ स्पर्म के अंदर हाफ ही, सिर्फ 23 ही होने चाहिए, ओवम के अंदर भी सिर्फ 23 ही होने चाहिए। तो उस टाइम पे ऐसे सेल डिवीजन जो टेस्टिस के अंदर और जो ओवरी के अंदर जो होता होगा, उस टाइप का जो सेल डिवीजन है, जहां पर डाइप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड सेल तैयार करता है। जैसे 2n जो है वो n कंटेन कर, ये एक्चुअली 2 स्टेप में होता है, बट फिलहाल देखो 4 हैप्लॉइड सेल तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे वाले जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। दिस इज मियोसिस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडुमंत्रा, और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो चैप्टर के अंदर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का प्रॉपर डिवीजन दिया हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है? सो टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी एक जगह से बिलोंग करते हो और उनका स्ट्रक्चर या फंक्शन थोड़ा सा सिमिलर हो। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड टिश्यूज। इसके बाद बात करते हैं प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यू में क्या होता है? मेजरली 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं डिवाइड करने के लिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिवाइडिंग टिश्यूज जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो जहां पर भी ग्रोइंग एरिया होगा प्लांट में, वहां पर कौन सा टिश्यू होगा? मेरिस्टेमेटिक। और एक बार मेरिस्टेमेटिक जब अपना ग्रोथ कर चुका है, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट्स इनटू परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बेस्ड ऑन द लोकेशन 3 टाइप्स होते हैं। अगर एकदम टॉप पे है, यानी कि प्लांट के स्टेम के ऊपर एकदम टिप पे है, तो वो ऊपर की तरफ ग्रोथ लाएगा। और रूट के टिप पे है तो भी हो सकता है, रूट के एक कॉर्नर में भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसा टिप के ऊपर है तो उसको अपाइकल एपेक्स, अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं। अगर प्लांट के साइड में है मोटाई बढ़ाने के लिए, उसका गर्थ बढ़ाने के लिए, तो दैट इज लैटरल मेरिस्टेम। और अगर जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ना का 2 नोड्स, जो 2 गांठ होता है, उसके बीच में कैसे ग्रो होगा? तो वो 2 नोड्स के बीच में ग्रो होने के लिए कौन सा होता है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूं, इसके अंदर सेल्स कैसे होते हैं? एक्टिव सेल्स होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म थिक होता है। ठीक है, थिन सेल वॉल उसका पतला होता है, और इसके अलावा न्यूक्लियस उसका काफी प्रोमिनेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में 4, इसमें 2 मेजर टाइप है, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सर सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क होगा? सिंपल परमानेंट सिर्फ एक टाइप के सेल से बना होगा, ओनली 1 टाइप ऑफ सेल थ्रू आउट द टिश्यू। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बना होगा। सिंपल में मेजर 3 टाइप आते हैं, एक और है। तो मेजर 3 टाइप में क्या है? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा प्रोटेक्टिव के लिए एक और है, एपिडर्मल सेल्स, जिनको कहते हैं ग्रुप ऑफ एपिडर्मल सेल, जो पूरे प्लांट को ऊपर से कवर कर रहा होता है और जिसके ऊपर वो जो स्टोमेटास होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं मेजरली अगर बात करूं चैप्टर में, तुमको यहाँ पर इस पार्ट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स जो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, वो है जाइलम और फ्लोएम। उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन सबको यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिख रहा है। दीज आर, पहले से देख लो, सेल्स जो है यहाँ पर लाइव सेल्स होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, यहाँ भी लाइव सेल्स होते हैं, यहाँ वाले पे डेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे सेल वॉल जो है वो कैसा होता है? पतला होता है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल कॉर्नर में देखो लाल लाल कैसे मोटा दिख रहा है, कॉर्नर में थिकन होता है, जबकि इस वाले में सेल वॉल जो है वो पूरी तरह से थिक होता है, उसके अंदर लिग्निन सीमेंटिंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसके बाद सेल्स के बीच में स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, ICS, यहाँ पर लार्ज होगा, यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा, लिटिल होगा, यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। इसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा का फंक्शन, मेजर फंक्शन है स्टोर, फूड करना, फूड स्टोर करना। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोफिल वाले, एरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेसेस होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में होता है वो। ठीक है, ये यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट से मेजरली पाए जाएंगे। इसके बाद अगर मैं कोलेनकाइमा की बात करूं, तो कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं स्क्लेरेन्काइमा की बात करूं, ये मैकेनिकल सपोर्ट और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्डनेस जैसे कि कोकोनट का हस्क होता है, छिलका कैसा कड़क होता है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद यहाँ पर
बोलोगे फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा हिस्सा रहता है प्लांट का, अगर पत्ते का जो लीफ स्टॉक होता है, जो डंडी होता है, उसको तोड़ नहीं पाओगे, मुड़ता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर का अगर एपिडर्मल सेल निकालोगे तो अंदर व्हाइट कलर का एक टिश्यू होता है जो कि क्या होता है, दैट इज कॉलेनकाइमा। अगर बात करूं जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल करता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, वेर एज फ्लोएम जो है वो ये वैस्कुलर टिश्यू है जो फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड और फ्लोएम देखो साउंड सेम है, तो ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन पार्ट। बेसिकली मैं लिख दूं यहाँ पर लीफ से अदर पार्ट में, पर सिर्फ लीफ ही ग्रीन नहीं होता है, आपको पता है। सो यहाँ पर इसके 4 टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने बताया कॉम्प्लेक्स में आता है तो 4 टाइप के हैं। यहाँ पर कौन से ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। याद रखने की ट्रिक क्या है, TVPF, ठीक है, ट्रैकेड वेसल पैरेन्काइमा फाइबर। अब इनका देखो, अगर ये मोस्टली डेड होते हैं, इसके अलावा जो ये ट्रैकेड और वेसल है थिक वॉल्स होते हैं, ट्यूबुलर होता है, पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है ऑफ कोर्स यहाँ पर भी, और जाइलम फाइबर जो है सपोर्टिव फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद फ्लोएम की बात करें, यहाँ पर 5 टाइप के सेल्स हैं, सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें से फाइबर जो है डेड होता है, बाकी सब लिविंग होता है। सीव ट्यूब जो है परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, ट्यूबुलर होता है, उसमें छेद होते हैं वॉल्स पे, ठीक है, ताकि प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो सके। इसके अलावा इसको याद करने की ट्रिक क्या है, SC सीव सेल सीव ट्यूब, SC ST, और ये क्या होगा CP और F, CPF। तो बस याद ऐसे कर लो यार, और क्या ही इसमें क्या ही ट्रिक बताएं। अगर बात करूं एनिमल टिश्यू की, सर एनिमल टिश्यू में क्या है, 4 मेजर टाइप है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। तो अगर बात करें सर एपिथेलियल, वर्ड से समझ में आ रहा है, बॉडी के ऊपर वाले लेयर पे रहेगा, सो दैट इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। हर एक ऑर्गन के ऊपर भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, हमारे बॉडी के ऊपर भी जो है ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो पतला लेयर होगा, एकदम ऐसा चीज की तरह लेयर होगा सेल्स का, तो प्रोटेक्शन का, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वैमस एपिथेलियम। और वही एक के ऊपर एक थप्पी बना दिया समझो चीज का, ठीक है, जैसे ब्रेड का थप्पी बना दिया वैसे, तो दैट बिकम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रेटिफाइड क्यों बोलते हैं, ये लाइंस जो है इसको स्ट्रेटिएशंस कहा जाता है इसलिए। अगर इसके सेल जो है वो क्यूब शेप के हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये क्यूबॉइडल हो गया। और अगर सेल्स जो है वो कॉलम पिलर की तरह है, तो वो क्या हो गया, कॉलमनार हो गया। अगर सेल्स के ऊपर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो वो सिलिएटेड हो जाएगा। और अगर वो ग्लैंड की तरफ का है जहां से हार्मोन निकल सकते हैं, उसमें होल ऐसा पिट्स होगा, सो दैट विल बी ग्लैंडुलर, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम मस्कुलर की, तो मस्कुलर का खासियत क्या है, मस्कुलर टिश्यू का मूवमेंट, ठीक है, उसमें स्पेशल मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, ठीक है। मस्कुलर के 3 मेजर टाइप समझ लो, स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्रेटिफाइड जो है वो वॉलंटरी, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेटिफाइड जो है कहां पर गई, दिस इज कार्डियक। ये कार्डियक सिर्फ हार्ट में रहता है, दिस सिर्फ हार्ट में रहेगा। देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक सेल में बहुत से ज्यादा, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, ब्रांच्ड है। इसके अलावा ये देखो ये कैसा है, ये अनब्रांच्ड है, और ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। दिस इज योर स्केलेटल मसल, ठीक है, ये स्ट्रेटेड हो गया, दिस इज स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेशंस होते हैं, लाइंस होते हैं, ठीक है। स्मूथ कौन सा हो गया, देखो ये वाला स्मूथ मसल है, जैसे कि स्टमक के इनर लाइनिंग में इस तरह के मसल्स होते हैं। ये यूनिन्यूक्लियड है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, अनब्रांच्ड है। तो ऐसे आप डिफरेंस यहाँ पर भी कर सकते हो। इसके बाद अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, जैसे ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। बोन एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जैसे ये है, ये तुम्हारा कार्टिलेज से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी खासियत समझो, सभी कनेक्टिव टिश्यू की एक कॉमननेस क्या होती है कि ये ना मैट्रिक्स होता है, एक मीडियम होता है जिसके अंदर क्या रहता है, सेल्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड जो है उसमें मीडियम क्या है, प्लाज्मा है, और उसमें सेल्स RBC WBC भरे हुए हैं, लिक्विड फॉर्म में है। वैसे ही सॉलिड फॉर्म में भी है। द बोन इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी मीडियम है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, उसमें सेल्स क्या है, बोन के सेल्स हैं। ऐसे ही सब जो है इसी पैटर्न में बने होते हैं। यहाँ पर ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, हमारे जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में होते हैं लिम्फ हो गए, बोन, कार्टिलेज जिसमें रहता है सॉफ्ट बोन, एरियोलर वो होता है जो हमारे फैट टिश्यू के, हमारे स्किन के नीचे जो रहता है, दैट इज एरियोलर टिश्यू। एडिपोज इज द फैट टिश्यू। अगर मैं लिगामेंट की बात करूं तो ये किसको कनेक्ट करता है, लिगामेंट 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, तो अब ऐसे याद रखो BLB, बोन लिगामेंट बोन। और टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, तो MTB, मसल टेंडन बोन, ऐसे आप याद रख सकते हो। और नर्वस टिश्यू की बात करें, नर्वस टिश्यू नर्व सेल से, न्यूरॉन से बना होता है। इसके मेजर हिस्से देख लो तो देखो ये न्यूक्लियस है, दिस पार्ट इज डेंड्राइट, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है। इसके अलावा और भी थोड़े थोड़े पार्ट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पर इनकी खासियत की बात करूं तो ये खासियत क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कंडक्ट कर सकते हैं हमारे बॉडी से, ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं पूरी बॉडी में और वहां से जो आ रहे होते हैं वो सब कुछ न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा होता है। यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म और देखते हैं भाई कितना टाइम लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यू मंत्र और आज हम करेंगे 9th क्लास का मोशन चैप्टर फटाफट से। तो सबसे पहले मोशन चैप्टर, ये आपका एक फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटीज, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजर करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के मेजर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस होता है, राइट। तो यहाँ पर हम उसी चीज को लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई मोशन एग्जैक्टली इसमें दो स्टेट्स पाए जाते हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में। सर मोशन की डेफिनेशन तो बता दीजिए। तो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी मोशंस, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें से हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, यानी लीनियर मोशन देखेंगे, सर्कुलर मोशन का भी थोड़ा सा देख लेंगे एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। कभी भी याद रखना, कोई ना कोई ओरिजिन के हिसाब से या रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ए से बी की तरफ गया, तो हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, मान लो ए यहाँ पर हमने क्या रखा है, रेफरेंस पॉइंट रखा हो, उसी के हिसाब से आगे भी जाएगा तो ए के हिसाब से हम यहाँ पर मेजर कर रहे होंगे। अब इसके बाद देखो, मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये क्यों कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक बस जो है 80 के स्पीड में यहाँ से आगे जा रही है, दो ऑब्जर्वर्स है यहाँ पर, दो लोग हैं, एक पर्सन ए जो है वो बस के अंदर बैठा हुआ है और पर्सन बी जो है बाहर बैठा हुआ है। अब देखो जो अंदर बैठा है उसको तो लग रहा है कि भाई मेरा बस जो है वो क्या है, वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, क्योंकि वो खुद बस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला ऑब्जर्वर जो बाहर है उसको लग रहा है कि भाई ये जो बस है ये 80 की स्पीड में जा रही है। तो वही बस का स्पीड जो है दो ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग है, ठीक है। सो एक मान लो कि एक और बस जा रही होती 100 की स्पीड में, तो उसके लिए इसकी क्या स्पीड होती, कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटीज आ गई, फिजिकल क्वांटिटीज आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली देखो क्या क्या चीजें हैं, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। सो नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ से ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट गया 5 किलोमीटर, बी से सी की तरफ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5+2 जो बोलते हैं नाम, ये होता है डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, बाय द मूविंग बॉडी, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मीटर में मेजर होता है, ठीक है। एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ कोई डायरेक्शन है नहीं, इसमें सिर्फ टोटल आग बंद करके ऐड कर रहे हो 5+2, कौन से डायरेक्शन में गया कोई मतलब नहीं, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सिमिलर लगता है पर अलग है। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन सी था, इसके बीच में सीधी लाइन ड्रॉ करो और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। हालांकि बॉडी वहां से गया नहीं है, पर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर बॉडी घूम के फिर वहीं चला गया होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होता। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। मान लो अगर ये 6 किलोमीटर है तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसकी भी यूनिट मीटर में होती है। और याद रखना वेक्टर क्वांटिटी को ना एक ऊपर एक एरो दिखाते हैं, ऊपर एक ऐसा डैश दिखाते हैं, इसको आप एरो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट भी क्या होता है, मीटर होता है। इसके बाद में स्पीड की बात करते हैं। डिस्टेंस से बना स्पीड और डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी। कैसे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना है तुमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। सो स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अकर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, क्योंकि ऊपर का मीटर नीचे का सेकेंड, ऊपर का मीटर नीचे का सेकेंड। बट क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भले टाइम स्केलर तो क्या हुआ, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट दोनों की मीटर पर सेकेंड रहेगी। अब स्पीड से बना एवरेज स्पीड। अगर मान लो ऑब्जेक्ट अलग अलग पाथ में उसका मोशन हुआ है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ऐसे में डिफरेंट पाथ का टोटल एवरेज निकालना है मुझे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो d1 + d2 + d3 अपॉन t1 + t2 + t3। अगर 4 है तो अपॉन ऊपर d4 भी आ जाएगा, नीचे t4 भी आ जाएगा, ठीक है। जितने डिस्टेंसेस सबको ऐड करो, नीचे जितने टाइम है सबको ऐड कर दो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसका है डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई हर पाथ का, हर एक
पाथ का आपको वेलोसिटी लिखना है। इधर का वेलोसिटी है मान लो v1, इधर का है v2, इधर का है v3, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, अगर 4 होता तो अपन 4 आ जाता। यहाँ पर देख लो अगली क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब कांस्टेंट है तो ये चीजें यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो जब स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस केस में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वहां पर आ जाता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v है, और t जितने टाइम में ये चेंज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगी? देखो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम का है सेकंड, नीचे सेकंड और एक आ जाएगा, सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और ब्रेक लगाया गया है, कैसे भी स्पीड कम करी गई है। मान लो कि ये इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड था, ब्रेक लगाया गया, बाद में हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तो यानी क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन, माइनस में आएगा वो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज और देखो कि इनसे ना काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव किया जा सकता है। किसी को डेरिवेशन पढ़ना है तो वो चेक कर सकता है, चैनल पे बना हुआ। कौन से इक्वेशन है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। यहाँ पर s क्या है सर? s इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, ठीक है। इसे यूज करके सारे ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल जो चैप्टर के इससे सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं कि सर ग्राफ की, तो ग्राफ में यहाँ पर एक चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। अब इसमें देखो कि दो ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट ए और बी का मोशन दिखाया गया, सो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो आप एक सीधी सी बात समझ सकते हो कि उतने ही टाइम में, मान लो सेम टाइम को हम काउंट कर रहे हैं, उतने ही टाइम में इसने कम डिस्टेंस कवर किया, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कह सकता हूं कि बी की वेलोसिटी ज्यादा है, बी की वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है, एसटी ग्राफ में। और यहाँ पर देखो जब ऐसा दिख रहा है तो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कितना भी टाइम आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है सर, ठीक है। यू सी हियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी मान लो v1 है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v2 है, तो कौन सा वाला वेलोसिटी ज्यादा है? सीधे पता लग रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, वेलोसिटी ज्यादा नहीं, कौन सा तेजी से बढ़ रहा है? यहाँ पर। सो यू कैन से दैट इन दोनों में एक्सेलरेशन, कौन सा वाला एक्सेलरेट ज्यादा कर रहा है? ये ऊपर वाला, ठीक है। और ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा? यूनिफॉर्म मोशन है, और जब ऐसे नीचे की तरफ है मतलब क्या? रेड्यूसिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, इसका मतलब रिटार्डेशन बता रहा है, ये एक्सेलरेशन बता रहा है, ये रिटार्डेशन बता रहा है, ठीक है। एंड दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? इस स्लोप, इस वाले पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एटी ग्राफ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थ्रू आउट द टाइम, कोई भी टाइम पे चेक करो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड, और सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ में। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से इसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसमें मान लो टोटल एक सर्कल में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज टी, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो हमारा एक सर्कल में जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा? 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन टी होगा, है ना, एक सर्कल का डिस्टेंस अपॉन एक सर्कल का टाइम। तो ये ऐसे आ जाएगा और तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ होता है चैप्टर खत्म। न्यूमेरिकल जो है वो तुमको करना है अगर, तो चैनल पे जो है बना हुआ है, देख के सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडी मंत्र, और आज हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो भी फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होता है? any external effort in the form of pull or push that changes or tends to change the state of rest or motion or direction or dimension of the body। यानी कि फोर्स क्या होता है? या तो पुल या तो पुश, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या क्या कर सकता है वो?
या ज़रूरी नहीं है कि वो कर भी पाए, वो कोशिश भी कर सकता है। इसलिए दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, क्या क्या हो सकता है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और इसके अलावा उसका शेप और साइंस भी चेंज कर सकता है ये फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन की बहुत अहमियत होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ जाके दरवाज़ा खोलो, 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ, बट अगर वहाँ पर पुल करना है, आप पुश कर रहे हो, तो 5 न्यूटन काम नहीं करेगा। तो डायरेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और एक्सेलरेशन अगर a प्रोड्यूस करना है तो उसमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F। इनका आपस में रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू ma, और ये हम यहाँ पर सेकेंड लॉ में न्यूटन के देख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी ये जो है इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट सर न्यूटन है और डाइन है, यानी 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो कि न्यूटन को क्या कहा जा सकता है। देखो 1 न्यूटन क्या है, इट इज़ 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड ही असल में न्यूटन है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें एक और क्वांटिटी है जो आपको समझनी है, वो है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो अपने आप से मोशन में नहीं आ सकता। ठीक है, और कोई चीज़ जो मोशन में है वो अपने आप से रेस्ट में नहीं आ सकती। दिस कंसेप्ट is called inertia, इस टेंडेंसी को inertia कहते हैं। The natural tendency of object to resist any change in the state of rest or of uniform motion, that is called inertia. Inertia is directly determined by mass of the body. अगर एक छोटा पत्थर है तो उसको हिलाना आसान है ना, क्योंकि उसका inertia कम है। अगर जिसका मास ज़्यादा है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा उसकी इनर्शिया को भंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी कि भाई अगर वो मोशन में है तो वो उसी मोशन को कंटिन्यू करती रहेगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को अगर हम चेंज करने जाएंगे तो वो एक इनर्शिया मेंटेन करने की कोशिश करेगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक रुका हुआ बस है और तुम अचानक से बस चलने लगी, तो व्हाट इज़ द रिएक्शन, हमारा बेसिक तौर पे हमारा जो हेड है वो पीछे की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि गाड़ी आगे चल रही है, हमारा बॉडी भी आगे जा रहा है, बट द हेड इज ट्राइंग टू मेंटेन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, ऐसी गाड़ी जो है अगर मान लो चल रही है, अचानक ब्रेक लग गया तो हम आगे की तरफ झटका क्यों आता है, बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसे ही जब एकदम से जो ड्राइवर है वो राइट टर्न ले ले तो हम लोग लेफ्ट की तरफ क्यों टर्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी असल में वो उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ पर बात करते हैं एक और चीज़ है मोमेंटम। What is momentum? Momentum is a product of mass and velocity। याद रखो, सिर्फ मास से मोमेंटम नहीं आता, सिर्फ वेलोसिटी से मोमेंटम नहीं आती, दोनों का प्रोडक्ट। अगर मान लो कि एक छोटा सा ही बुलेट है, मास कम है लेकिन बहुत तेज वेलोसिटी है, मोमेंटम हाई हो गया। एक बड़ा सा बुलडोजर है, एक हल्के स्लोप से नीचे उतर के आ रहा है, फिर भी मोमेंटम ज़्यादा है क्योंकि मास ज़्यादा है। क्यों, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। एंड याद रखना इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट होती है सर, ऐसा यूनिट केजी होती है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो है वो यहाँ पर इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इसका जो फोर्स का था क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ समझ लो कि ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगेगा। ओके, और ये मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये आगे भी काम आता रहेगा। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है क्योंकि इनर्शिया को ही ये एक तरीके से बता रहा है। क्या बता रहा था, देखो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by external unbalanced force। अच्छा, मैंने यहाँ पर बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया क्या, कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो दोनों तरफ से, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको दोनों तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यानी कि ये कैसा फोर्स है, अब ये बैलेंस फोर्स से मूव नहीं कर रहा, मतलब बैलेंस फोर्स से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। अनबैलेंस फोर्स जब रहेगा, एक साइड का फोर्स ज़्यादा एक साइड का कम है, तब कोई चीज़ मूव करती है, उसका इफेक्ट आता है फोर्स का। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और चीज़ होती है जो यहाँ बताया था भाई, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कुछ फोर्स है जो जैसे मैं ये वाला फोर्स जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हम इसको मूव करेंगे तो इसके लिए ऐसे दूर से नहीं होगा करके फोर्स
टच करके करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पर कह रहे थे न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में ही तो बताता है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा किसी चीज के ऊपर तब तक वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, और अगर वो मोशन में है तो उसी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा इन द सेम डायरेक्शन। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज अपने आप से। ठीक है, तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की जरूरत होती है, ऐसा न्यूटन के पहले लॉ में बताया। ठीक है, सेकेंड लॉ में हमको फोर्स का फॉर्मूला ma क्यों आया है ये पता लग जाएगा। देखो यहाँ पर दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि रेट ऑफ चेंज, अब देखो सीधे मैथ में ले आओ इसको। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मान लो यहाँ पर मास m, इसके उसका इनिशियल वेलोसिटी है u, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू mu, और फाइनल वेलोसिटी मान लो v है तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, pf इज इक्वल टू mv। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगाया था उस वजह से वेलोसिटी चेंज हुआ था, राइट। तो अब ये जो फोर्स है क्या कहा जा रहा है, दिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम यानी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी pf माइनस pi। ठीक है, और रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम, यानी pf माइनस pi अपॉन t इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यही कहा जा रहा है। तो उसी को लिख दिया हमने, फोर्स प्रोपोर्शनल टू pf माइनस pi अपॉन t। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन t, m कॉमन निकल गया, सो f इज इक्वल टू k इंटू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यानी कि यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो k f इज इक्वल टू के एम ए हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू जब निकाली गई तो वो 1 आया, तो इस हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो ये फॉर्मूला हम बोल रहे हैं यहाँ से आया है। सेकेंड लॉ से आया f इज इक्वल टू एम ए। अब थर्ड लॉ जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कि भाई कोई भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट बी ए के ऊपर F2 फोर्स लगा रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है सर, ये तो बैलेंस फोर्स हो गया। नहीं भैया, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। F1 जो है वो बी वाले पे लग रहा है और F2 जो है वो इस वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, राइट। दिस इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। और यहाँ पर जो इसका एग्जाम्पल है वो रिकॉइल ऑफ अ गन। मान लो कि गन में से हमने बुलेट फायर किया, तो गन पीछे क्यों झटका करता है, क्योंकि भले ही गन ने आगे फोर्स लगाया बुलेट के ऊपर, पर बुलेट ने रिएक्शन में गन को पीछे फोर्स दिया है, दैट इज अ रिएक्शन। ऐसे ही प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट जब फ्यूल ईंधन जब जलाता है और नीचे थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो किसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो हवा में एयर पार्टिकल्स के ऊपर, और उसी मतलब दैट इज द एक्शन जो रॉकेट प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके रिएक्शन में जो एयर पार्टिकल्स है वो रॉकेट को अब ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, दैट इज अ रिएक्शन। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर के अंदर, ठीक है, अदर देन न्यूमेरिकल्स, इट इज कैचिंग ऑफ अ बॉल बाय क्रिकेटर। क्रिकेटर जब बॉल कैच करता है तो ऐसे क्यों नहीं कैच करता सीधे, वो ऐसे क्यों कैच करता है, ऐसे इसलिए कैच करता है ताकि फोर्स कम किया जा सके अपने हाथों पे। ठीक है, जितना टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ेगी, देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम है, जितना टाइम बढ़ाओगे उतना फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा, इसलिए टाइम ऑफ कैचिंग बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर होता है चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडुमंत्र, और यहाँ पर हम बात करेंगे 9th क्लास का चैप्टर ग्रेविटेशन की। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशन होता क्या है, इट इज नथिंग बट फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू मासेस, यानी जब भी दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दैट मासेस का अट्रैक्शन, हमेशा दो मास के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लॉ है इस चैप्टर के अंदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय न्यूटन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जो डिस्टेंस है वो इनके सेंटर्स के बीच का रहेगा। ठीक है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलूं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ पर उसको कैपिटल G लिया गया, जिसकी वैल्यू जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो ऑब्टेन करी गई वो कितनी थी, याद रखना है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सर ये यूनिट कहाँ से आ गई, यूनिट इस G की, तो बस डिस्टेंस स्क्वायर को उधर भेजो ना, ये न्यूटन ऑलरेडी है, ये मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये केजी नीचे केजी स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट आ गया उसका यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन मान लो कि जो दो मासेस है उसमें से एक मास बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट एक प्लैनेट है, जैसे कि ये अर्थ है, ये एक मास हो गया, और ये मुझे खींच रहा है, मैं एक दूसरा मास हो गया, तो मैं स्मॉल m ले लेता हूं, अर्थ के मास को कैपिटल M ले लेता हूं, मेरे और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट रेडियस ऑफ अर्थ ही है। सो ऐसे में जो डिस्टेंस हो d की जगह पे r हो जाएगा,
और एक मास की जगह कैपिटल एम हो जाएगा, दूसरे मास की जगह स्मॉल एम हो जाएगा। द फॉर्मूला, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मी, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m। अगर तुम्हारा मास निकालना है तो बस क्या चेंज करना है, ये बाहर की वैल्यू चेंज करनी है। इतनी वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसको ही कहते हैं स्मॉल g, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट। जो अर्थ का कितना है, अर्थ का है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये इसको एक्सिलरेशन क्यों कहा गया? क्योंकि देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू व्हाट, एक्सिलरेशन। ये तो पढ़ा है ना आपने, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ये चीज क्या हो गई, एक्सिलरेशन। तो ये इसका यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जी ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, जी का फॉर्मूला क्या हो गया, किसी प्लेनेट का अगर तुमको ग्रेविटी निकालना है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो इट इज GM बाय आर स्क्वायर, यानी कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। M क्या होगा, उस प्लेनेट का मास, R क्या होगा, उस प्लेनेट का रेडियस। अगर अर्थ का निकालना है तो अर्थ का मास 6 × 10⁻24 kg और रेडियस है 6400 किलोमीटर, मीटर में करोगे 6.4 10⁻6 किलोमीटर मीटर, ठीक है। एंड यू कैन ऑब्टेन दिस, जी कैपिटल जी तो है ही। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तुम्हारे पास दो मेन फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि भाई जो अब इसी चीज को वेट कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लैनेट, ठीक है। तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू स्मॉल जी, W इज इक्वल टू M इंटू जी, ठीक है। अब देखो एक और चीज, मून और अर्थ के बीच में की ग्रेविटी कंपेयर कैलकुलेट करी गई और ये पाया गया कि जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑन अर्थ है। तो यानी कि मेरे ऊपर मून पे जो ग्रेविटी लगेगी वो अर्थ के हिसाब से 1/6 लगेगी, बहुत कम हो जाएगी। तो मेरा वेट काफी कम आएगा, 1/6 ही आएगा। मेरा वेट अगर यहाँ 60 किलो होगा तो वहां पर कितना होगा, 1/6 ऑफ 60, दैट इज 10 kg। कमाल है, मजा आ जाएगा देख के। सो दिस इज ऑल अबाउट यहाँ वाला पार्ट। अब थोड़ा सा जो सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर दिया है उसमें क्या दिया है देख लो। तो यहाँ पर थ्रस्ट बोला गया, थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। किसी भी सरफेस पे जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको थ्रस्ट कहते हैं। सो नाउ प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब वैसे फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं, यहाँ पर हमने बोल दिया थ्रस्ट अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है आपको। प्रेशर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है सर, पास्कल, PA, याद रखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो एक्चुअली, ठीक है। बायनेंसी, नाउ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। बायनेंसी क्या है, कोई भी लिक्विड के अंदर किसी भी चीज को डालोगे, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी डालोगे तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स वो लिक्विड एक्सर्ट करता है ना। हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं पानी के अंदर जाके, वो हमको ऊपर की तरफ धकेल रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड बायनेंसी। उसी कॉन्सेप्ट को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, बायनेंसी भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जैसे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिक्विड वाले में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो ध्यान से, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुल्ली और पार्शियली इन लिक्विड, याद करना है स्टेटमेंट को, जब भी कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स किया है, फुल्ली या पार्शियली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमर्स किया है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, जो बायंड फोर्स है, दैट इज इक्वल टू, वो किससे इक्वल है, इक्वल टू दी अपवर्ड, अच्छा, दैट इज इक्वल टू द फोर्स डिस्प्लेस द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। मतलब जो अपथ्रस्ट है उस सॉलिड के ऊपर वो बिल्कुल बराबर होगा किसके, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट। तो यहां पर देख लो, जैसे यहां पर हमने लिया है, ये क्या है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर था मान लो, और इसके बगल में एक और छोटा सा कंटेनर लगा दिया गया था, एकदम इस नोजल के ऊपर यहाँ तक पानी भरा हुआ था। जैसे मैंने इस सॉलिड को, जिसका बाहर का वेट इन एयर मान लो WA है, उसको यहाँ डाला, तो वो जो है जितना भी डिस्प्लेस हुआ बिल्कुल उतने ही वॉल्यूम का लिक्विड उसने यहाँ पर गिराया होगा, बराबर है। अब यहाँ पर एज पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो आप इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा है ना, ये बिल्कुल इसके वेट के बराबर है, ठीक है। FB इज इक्वल टू WD, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जो इसका एयर में वेट मान लो 7 किलो है, यहाँ पर वेट थोड़ा इसकी वजह से कम हुआ, मान लो 5 किलो हुआ, तो डिफरेंशियल है ना ये कितना 2 किलो, ये कैसे आया, वेट इन एयर ऑफ सॉलिड माइनस वेट इन वाटर। तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये आप खुद दिमाग से लगा सकते हो कि लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड है ये, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, जब न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर तो इसमें आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए, पता यूज होगा कई बार। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज वेरी सिंपल सर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर होता हमारा चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे, आप देख रहे हो एडी मंत्रा, और यहाँ पर हम करेंगे 9th क्लास का वर्क एंड एनर्जी, वो भी फटाफट से। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी कहीं पे हम फोर्स लगाते हैं और कोई चीज, वो चीज डिस्प्लेस हो रही होती है,
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क कहते हैं। वर्क की जो यूनिट है जूल है, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग है। 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन की कोई अहमियत होती नहीं है। अच्छा, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। वर्क पॉजिटिव कब होगा सर? वर्क पॉजिटिव तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऊपर से नीचे मूव कर रही है या किसी चीज़ को ड्रॉप किया गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी किसी चीज़ को मैंने ऊपर थ्रो किया तो वो ऊपर जा रहा है पर ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है, फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। और वर्क जीरो कब हो सकता है भाई? ऑफ कोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, या तो फोर्स ही जीरो रहे या तो फोर्स तो रहे पर डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे, ठीक है, तब भी हो सकता है। और एक और कंडीशन है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ को सेंटर में खींच रहा है, सन की तरफ खींच रहा है, पर फिर भी उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? लॉन्ग द टैंजेंट। तो रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे केस में भी वर्क क्या होता है? जीरो। आगे देखते हैं कि भाई एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं, इसलिए इसका यूनिट वही है जो वर्क का है। दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी में हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे हमको मैकेनिकल एनर्जी स्पेसिफिक पढ़ना है। मैकेनिकल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या फिर कॉन्फिगरेशन, ठीक है। पोजीशन का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ज़मीन से मैंने इस चीज़ को उठा के इतनी हाइट पे रखा हूँ, तो यहाँ पे इसका मास m है, इसकी हाइट जितनी भी हाइट से मैंने उठाया हुआ है, और ग्रेविटी g है यहाँ की, तो mgh ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। याद रखना, कभी भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दीवार में एक स्प्रिंग लगी है, उसको दबा के रखा गया है, तो उसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी है बिकॉज उसका शेप और डायमेंशन में जो चेंज किया है उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई है। सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मान लो मास m है एक बुलेट का और वेलोसिटी v है, तो यहाँ पर हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी दिया हुआ है, जिसमें सिंपल है भाई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद बात करें अगर हम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम दिया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे तुम जितना वर्क करोगे उतनी ही उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जांपल कि मान लो काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो इनिशियल वेलोसिटी है u, मास है m, उस पर फोर्स लगाया सेम डायरेक्शन में जहाँ पे मूव कर रहा था, अब नई वेलोसिटी v हो गई, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ mv² होगा, जिसको kf बोल देता हूँ। इनिशियल हाफ mu² होगा, जिसको मैं ki बोल देता हूँ। तो जो डिफरेंस है ना, यानी kf माइनस ki, ये उतना ही होगा जितना आपने फोर्स करने में जो वर्क किया था। सो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ऐसे ही पोटेंशियल वाला होगा। मान लो कि एक हाइट पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है h1 जितनी हाइट पे, अब इसको यहाँ से उठा के इधर h2 जितनी हाइट पे लेके जाना है, तो mgh वाला फॉर्मूला के हिसाब से कैसे होगा? द वर्क विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी हाफ यानी mgh2 माइनस mgh1, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद आखिरी में पावर दिया हुआ है चैप्टर में। पावर इज क्या? पावर भाई कितने तेजी से वर्क किया हुआ है। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर रेट एट विच वर्क इज डन। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या फिर आप एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। चैप्टर में हमने दो एनर्जीज पढ़ी हैं, तो इट कैन बी पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम, इट कैन बी काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पर पावर की यूनिट सर एसआई यूनिट वाट होती है, कमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट होती है और हॉर्स पावर होती है। 1 किलोवाट इज 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि अगर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम है, तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? पावर इंटू टाइम। अगर पावर किलोवाट में है और टाइम अगर आर में है, तो 1 किलोवाट आर ये एनर्जी की यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसे मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आर, इसको 1000 वाट कर लो और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सो इसका तुमको आएगा जूल्स में। कितना आएगा? 3.6 10⁶ जूल। इसके अलावा पावर को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या था? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी भी होती है, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिखी जा सकती है। इसका चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। तो
आज हम करेंगे फटाफट से 9th का चैप्टर साउंड। तो सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो जैसे लाइट होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी एनर्जी का फॉर्म है और वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। पहले यहां देख लो, जब हम वेव की बात करते हैं ना तो वेव अक्सर दो टाइप का होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स में टी देखना, टी में आता है परपेंडिकुलर, टी में आता है परपेंडिकुलरिटी। तो ट्रांसवर्स वेव जो है ना, यहां पर आप देखना कि जैसे धागे के अंदर जब वेव होता है तो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव ऐसे जा रहा है। तो यहां पर देखो वेव और पार्टिकल के बीच में परपेंडिकुलरिटी आ गया, ट्रांसवर्स वेव। इसमें ऊपर वाला पहाड़ को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। लेकिन हमारा जो साउंड वेव है वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक स्प्रिंग के अंदर होता है। स्प्रिंग को दीवार में लगा दिया है, उसको जब दबा के और छोड़ दिया तो वो आगे पीछे मूव कर रहा है, तो पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे हैं और वेव भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो आपस में पैरेलल हो गए, इसलिए ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड बिल्कुल ऐसे ही है। यहां पर ध्यान से देख लो, तो जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क को लिया हमने और उसके आर्म्स जब हमने इसको टैप किया तो वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वाइब्रेशन से आसपास की जो एयर कॉलम है वो दब रही है और आगे आगे ऐसे ऐसे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, जैसे स्प्रिंग में होता है। कुछ एरिया जो रहेगा वो दबा हुआ रहेगा और उसके बिल्कुल एडजेसेंट एरिया जो है वो खुला खुला रहेगा। जो दबा हुआ एरिया है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जो खुला खुला है उसको रेरफैक्शन बोलते हैं। अल्टरनेट कंप्रेशन रेरफैक्शंस होते हैं, बिल्कुल एयर कॉलम में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो जगह के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को आगे आगे शिफ्ट करा रहे हैं। इस तरीके से साउंड ट्रेवल हो रही होती है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेव्स की, तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाले इस वाले ट्रांसवर्स वेव में देखें तो ऊपर क्रेस्ट और नीचे ट्रफ होता है, वैसे यहाँ पर अल्टरनेट रेरफैक्शन और कंप्रेशन होते हैं। कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो वेव है इसके अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ की बात करें तो ये एक वेव की लेंथ हुई, जिसको हम बोलेंगे दिस इज वन वेव। तो ये इसके लेंथ की बात होगी तो इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक के जो लेंथ होगा मीटर में उसको वेव लेंथ कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ। तो तुम चाहे ये डिस्टेंस मेजर करो या फिर एक क्रेस्ट और दूसरे क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस मेजर करो या एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के बीच का डिस्टेंस मेजर करो, आपस में बात तो एक ही रहेगी और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड जो है वो असल में मीन और एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर ये जो लाइन है ये मीन पोजीशन है और ये सबसे ऊपर वाली और सबसे यहाँ पर नीचे वाली पॉइंट ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस जो मीन पोजीशन से होगा इसी को हम एम्पलीट्यूड ए कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए। ठीक है। और ये भी ऑफकोर्स मीटर में ही होगा। जब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक धागे से मान लो वेव ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वेव को किसी एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय वन वेव टू पास थ्रू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी जिसको हर्ट्ज में मेजर करा जाता है, एक ग्रीक लेटर है, एक ग्रीक वर्ड है हर्ट्ज। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? इसका ग्रीक सिंबल, इसका सिंबल देख लो ये न्यू, ठीक है, इसको न्यू कहा जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज दैट? इट इज अ नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से, मान लो धागे के किसी एक पॉइंट से कितने वेव पास हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आप ये समझो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रिलेटेड है। व्हाट इज द रिलेशन? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पॉइंट से 4 वेव पास होते हैं एक सेकंड में, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज की हुई। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? अरे भाई एक सेकंड में 4 वेव पास हो रहे, मतलब एक वेव को पास होने में 0.25 सेकंड लगे, यानी 1/4। तो यहां पर इसलिए ये रिलेशन है। इसके अलावा वेलोसिटी, तो व्हाट इज वेलोसिटी? वेव की स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर यूनिट टाइम। और यहां पर याद रखना स्पीड की सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर तुम उसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखोगे तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करेंगे तो यही जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा रिफ्लेक्शन वाले में केस में, एको वाले केस में? इट विल बी v इज इक्वल टू 2d अपॉन t। क्योंकि क्या होगा रिफ्लेक्शन में, जिसको एको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, तो साउंड जाके और वापस आ रहा है, यानी वही डिस्टेंस जो है 2 बार ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम 2d अपॉन टी काफी फॉर्मूला, जहां पे जिस न्यूमेरिकल में भी रिफ्लेक्शन की बात होगी, एको की बात होगी, वहां पर फॉर्मूला 2d अपॉन टी लगेगा। ठीक है। अब आते हैं यहां पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रूम टेम्परेचर पे 343 मीटर पर सेकेंड होती है। और एक और बात यह है कि साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम जो है गैस के अंदर होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ती है विद टेम्परेचर। तो जैसे जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड बढ़ेगी बाय 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि
हर 1 डिग्री के साथ 0.6 मीटर पर सेकेंड जो है वो टेम्परेचर के साथ में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल 343 मीटर पर सेकेंड है एट फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, तो 31 पे कितना होगा, वो हो जाएगा 343.6 हो जाएगा। फिर ऐसे 0.6 ऐड करते जाओ। आगे आते हैं पिच ऑफ साउंड का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हमने समझ लिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रिलनेस। तो जो एक बच्चे की आवाज होती है, जो बहुत शार्प आवाज होती है, गर्ल्स की आवाज होती है, वो हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। और जो बॉयज की आवाज होती है, या जो एकदम हाई बेस वाली आवाज होती है ना, जैसे कि एक शेर की आवाज जो होती है, ठीक है, वो जो है वो लो पिच साउंड होती है। ठीक है, अब यहां पर देख लो फ्रीक्वेंसी के बारे में। हम ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, उसी को ऑडिबल साउंड या फिर सोनिक साउंड भी कह सकते हो। अगर हम बात करते हैं 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को, उसको बोलते हैं दैट इज इनऑडिबल ऑफ कोर्स, इट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक, लेस देन सोनिक। ठीक है, और 20,000 से ज्यादा है यानी 2 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है, वो भी इनऑडिबल होती है। अब आते हैं भैया यहाँ पर, मैंने बताया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को एको कहते हैं। एको के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि भैया जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो रिफ्लेक्टर है उसके बीच में एटलीस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर का। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर हम ये बात करें कि भाई 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड होती है, और हमको दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड का। तो यानी अगर मान लो दीवार है और मैं हूं, मैं जब बोल रहा हूं साउंड तो टकरा रही है, पर मुझे दो अलग साउंड कब सुनाई देगी, जब वो 0.1 सेकंड की लैग में आएगा। तो ये कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, तब ये साउंड को जाके आने में टाइम लगेगा, और मेरी कान जो है दो अलग साउंड को डिस्टिंग्विश कर पाएगी, यानी एको सुन पाएगी। जैसे कि हम बोलते ना, अरे सुन, तो वहां से आएगा टकरा के, अगर सुन सुन सुन, तो वो वाले इस टाइप से। ठीक है, इसके अलावा जब हम एक बड़े ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं, तो मान लो अगर ढंग से वो ऑडिटोरियम डिजाइन नहीं है, तो क्या होगा कि साउंड जो है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जिसको रेवर्बरेशन बोलते हैं। कंफ्यूजन क्रिएटेड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन। और फिर इसके हिसाब से हमको उसको कम करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको एकॉस्टिक थोड़ी साइंस ऐसी पढ़नी होगी जिसमें ऑडिटोरियम का डिजाइन कैसे बनाए। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में हमको चीजें रखनी पड़ती है। तो उसके लिए जो अभी भी तुम सिनेमा हॉल्स में जाओगे, देखोगे उसके वॉल्स जो हैं वो रफ होते हैं थोड़े। ठीक है, जैसे इस रूम में भी, स्टूडियो में भी ना रफ वॉल्स हैं, तो उसका कारण क्या है, साउंड अब्जॉर्ब करने के लिए। घरों में पर्दे क्यों लगे होते हैं, साउंड को अब्जॉर्ब करने के लिए, साउंड बाहर ना जाए। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेप्ड फ्लोर्स होते हैं, देखा होगा तुमने सिनेमा हॉल्स में ऐसे स्टेपिंग्स होती है, ताकि साउंड जो है ना वो बट जाए, वो डिवाइड हो जाए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और तीसरा, सीलिंग भी जो है कर्व्ड होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेवर्बरेशन। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अच्छा, तुमको जब इस तरह की दो साउंड दिखे, या जब भी तुमको पेपर में दिख जाए, तो याद रखना कि इसकी वेवलेंथ तो भैया सेम है, वेवलेंथ तो सेम है, देख लो, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है, यानी एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो याद रखना, एम्पलीट्यूड कम और एम्पलीट्यूड ज्यादा से क्या होता है, ये सिंपली वॉल्यूम, ये कम वॉल्यूम वाला साउंड है, ये ज्यादा वॉल्यूम। टीवी की वॉल्यूम बढ़ाओगे, ये बढ़ा रहे हो तुम, हाइट बढ़ाओ, याद रखना। इसके बाद यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, ये बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे सबसे पहला जो है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये कहाँ लगाते हैं, शिप्स में, सबमरीन्स में, ताकि भाई उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, रिसीवर लगा होता है, ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड सेंड किया जाता है, और अल्ट्रासाउंड मतलब पता है ना, 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाला, सेंड किया जाता है, और वही रिफ्लेक्ट करके रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगा, जिससे पता लग पाएगा कि भैया सेफ डेप्थ कितना है, डेप्थ कितना है, नीचे कोई दुश्मन का जहाज, सबमरीन तो नहीं है, या कुछ कोई दानव तो नहीं आ गया, समुद्री दानव। इस तरीके से ये जो है, ये एक सेफ्टी पर्पज से सोनार सिस्टम लगा होता है किसी भी शिप पर या सबमरीन में। इसके अलावा जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उनके पास एक स्पेशल जो है टेक्निक है, उनकी आईसाइट थोड़ी पुअर होती है, और वो भी रात में निशाचर है। तो भैया कैसे वो काम कर पाएंगे, कैसे वो मतलब उड़ पाएंगे, कैसे वो प्रे को पकड़ पाएंगे, तो उसको उनको नेचुरली एक टेंडेंसी बिल्ड हुई है, दैट इज एको लोकेशन। वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, और वो उसको सुन भी बहुत अच्छे से पाते हैं। तो मान लो कि हम जो आंखों के देख के हम चीजों की डेप्थ पता लगा पाते हैं, वो लोग अपनी साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो रिफ्लेक्शन आती है, उससे वो अपने आसपास के सराउंडिंग का इमेजिंग कर पाते हैं। तो ये जो है कमाल की टेक्निक बैट्स के पास है। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रासोनोग्राफी, या सोनोग्राफी सिंपली सुना होगा, कि जो पेट में, वोम में जो बच्चा है, उसकी हेल्थ को जानने के लिए सोनोग्राफी काम आ रही होती है, या फिर किडनी स्टोन को डिटेक्ट करने में। सो वो क्या होता है, वो भी एक मशीन होता है, यंत्र होता है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और जब साउंड टकरा के आ रही है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है, और अंदर के जो भी हालचाल है वो बता पा रहा है। तो ये बहुत काम की चीज होती है मेडिकल साइंस में। इसके बाद बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज इन बिग मशीन पार्ट्स। तो मान लो कि मैं कहीं दूसरी देश में गया, और मेरा एक बहुत बड़ा मशीनरी प्लांट है, जहां पर एक बहुत बड़ा पार्ट है जो वहां से मैं लेने गया हूं, तो उसके अंदर क्या फ्लॉ है, कोई क्रैक है, कैसे पता लग पाएगा। तो उसको एक सिस्टम में रखा जाता है,
जहां पर एक तरफ ट्रांसमीटर एक तरफ रिसीवर होता है और यहां से साउंड सेंड की जाती है, यहां से अल्ट्रासाउंड रिसीव की जाती है, बीच में कोई फ्लॉ होगा ना तो वहां पे डेविएशन डिफ्लेक्शन होगी जिससे पता लग जाएगा। ठीक है, इसमें टेक्स्ट बुक में आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसके बाद आखिरी में है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड मेलेडी। नॉइज मतलब कोई भी ऐसी साउंड जो तुमको पसंद नहीं है तो वो अनप्लेजेंट साउंड को नॉइज बोलते हैं, मेलेडी इज अ प्लेजेंट साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई गाना सुनता हूं जो मुझे पसंद है तो मेरे लिए वो मेलेडी है, तुमको पसंद नहीं है तुम्हारे लिए नॉइज हो गया। ठीक है, इसके बाद टोन और नोट। जब सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड टंग टन ये सब क्या है, टोन है, सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड। पर बहुत सारे टोन मिलके क्या बनते हैं, म्यूजिकल नोट बनते हैं। जैसे एक वर्ड और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, वही टोन और नोट में डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब भैया क्या साउंड प्रोड्यूस हुई एक्चुअली बाय द सोर्स, कितनी वॉल्यूम की आवाज प्रोड्यूस हुई है। जैसे टीवी रखा हुआ है तो वो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज द इंटेंसिटी प्रोड्यूस। बट व्हाट इज द लाउडनेस, वो डिपेंड करता है लिसनर पे। मान लो कि मेरे कान थोड़े कम सुन पा रहे हैं तो लाउडनेस मेरे लिए कम है। मान लो मैंने रुई लगा रखी है, लाउडनेस कम है। ठीक है, लेकिन वही जो बहुत पास बैठा हुआ है उसके लाउडनेस ज्यादा हो गई। सो लाउडनेस इज सिंपली द वॉल्यूम डिटेक्टेड बाय द लिसनर। इंटेंसिटी इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफ कोर्स दी जो साउंड का सोर्स है। तो यहां पर चैप्टर होता है खत्म। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट बताओ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।